विमर्श में जहाँ कोटेशन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है उसके जस्ट ऊपर देखो, विशेषणम मियते ज्ञायते दोष भेषजम आद्य अनेन इति विमानम, है ना, जिससे विशेष रूप से दोष का भेषज का ज्ञान होता हो। ठीक है भाई, नोट करके लिख लेना, इसमें यहाँ पे दे भी रखा है वैसे, है ना, विशेषणम मीते ज्ञायते दोष भेषजम च आद्य अनेन इति विमानम, कि जिसके द्वारा विशेष रूप से दोष का भेषज का ज्ञान होता हो तो उसको विमान कहते हैं भी, है ना। दोष आदि के मान के लिए ही इसका उपदेश दिया गया है। नोट करके अगर लिखना चाहो तो लिख लेना भाई, कि दोष आदि के मान के ज्ञान के लिए ही विमान स्थान का उपदेश दे रखा है भी, है ना। इसके बाद अपन चले कि इसका जो 3rd नंबर का कोटेशन देखो। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें बता रखी है कि किसी भी जो वैद्य हैं उनको निम्न चीज़ों का विशेष रूप से ज्ञान होना चाहिए भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसी के अधीन होगी, है ना। अगर उसको इन चीज़ों का ज्ञान है तो समय प्रकार से चिकित्सा करवाएगा, और समय प्रकार से चिकित्सा कर पाएगा तो वो कभी भी क्या है, चिकित्सा में मोह को प्राप्त नहीं करेगा भाई, है ना, या फिर ये कह सकते हैं कि असफलता को प्राप्त नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखो 3rd नंबर कोटेशन में ये कह रहा है, इयम खलु व्याधीनाम निमित्तम पूर्व रूपम च संख्या प्रधान्य विधि विकल्प बल काल विशेषम अनुष्य, कि ये चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हो भाई, सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, निदान पंचक में इसमें भेद भी पढ़ चुके हो, इनका संख्या संप्राप्ति इनका क्या क्या है भाई, है ना। तो इसमें सेकंड लाइन को देखो, विशेषणम अनुप्रविश्या अनंतरे। अब इसके बाद अपन इसकी बात करेंगे भाई, तो किसकी बात करेंगे, इसको टिक करना, दोष भेषज देश काल बल शरीर, है ना, सार आहार साथ में सत्व प्रकृति वैसा मानम अहिता मनसम, कि मन को कौन सी द्रव्य से बिल्कुल दूर रखना है, तो इनकी बता रखी है भाई। तो ये टोटल देखो कितने 12 बता रखे हैं, है ना, दोष भेषज देश काल शरीर, है ना, सार आहार सात्व सत्व प्रकृति वैसा मानम अहितम मनसा यत्ता गेम भवती भिष्कम, कि विशेष रूप से ये सारी चीज़ें किसके अधीन है भाई, ये विमान के ही अधीन कह रहा है ना। और विमान के अधीन है कि आप जब तक विमान स्थान को नहीं पढ़ोगे तो इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा भाई, है ना। तो वेद्य को भी ये विमान स्थान पढ़ना आवश्यक है भाई। तो कह रहा है इसमें कि इसके जस्ट नीचे देखो क्या कह रहा है, इस लाइन को भी टिक करना, दोषादि मानम ज्ञाने, कि दोष आदि का अगर आपको मान का पता है, उनका ज्ञान है, तो क्या बता दिया, तत्वात क्रियायाम, क्योंकि उसी के बाद ही आप क्या करोगे, क्रिया मतलब उसी के बाद ही आप चिकित्सा कर पाओगे भाई, है ना। तो इसको नोट करके करना, दोषादि मानम ज्ञानाय तत्वात क्रियायाम, क्योंकि दोष आदि के मान के ज्ञान के अधीनस्थ ही क्या है, चिकित्सा है। नोट करके लिख लेना भाई कि दोष आदि के मान के अधीनस्थ ही कौन है, चिकित्सा, इन्हीं के अधीनस्थ भाई, दोष आदि के मान के, है ना। इसके बाद आगे चलो, आगे में क्या बता रखा है भाई, तत्र आदो रस द्रव्य दोष विकारा प्रभावन वक्षाम, कि इन चीज़ों का अपन यहाँ पर विशेष रूप से बात करेंगे। तो क्या बात करेंगे भाई, तत्र आदो स्टार्टिंग में ही रस की बात करेंगे, रसों के बारे में बता दिया, द्रव्य के बारे में बता रखा है, दोष के बारे में बता रखा है, विकार, है ना। तो रस द्रव्य दोष और विकार, इनके बाद इन चीज़ों को अपन इसमें पढ़ेंगे, इसको टिक करना भाई। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है भाई, रसत्वाद शट, इसको टिक करना कि रस कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं, वैसे आपको सबको पता है लेकिन कर लेना इसको, है ना। तो मधुर अम्ल मधुरम अम्ल लवण कटु तिक्तम कषाय, 6 रसों के नाम दे दिए, इसको भी टिक करना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है भाई, ते सम्यक उपयुज्यमानम शरीरम च यापयंती, कि अगर आप इनका सम्यक प्रकार से प्रयोग करते हो तो ये शरीर का क्या करते हैं भाई, बढ़ाते हैं, है ना, कह रहा है इसमें। उसके बाद देखो सेकंड लाइन में क्या कह रहा है, टिक करना इसको, मिथ्योपयुज्यमानम, कि अगर आप इनका मिथ्या प्रयोग करते हो तो उसकी वजह से क्या बता दिया, खलु दूष प्रकोपात, इसको टिक करना। अगर आप इनका सम्यक प्रयोग करते हो तो क्या बता दिया, शरीर यापयंती, कि शरीर का वर्धन करते हैं, शरीर को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप इनका मिथ्या प्रयोग करते हो भाई, मिथ्या प्रयोग करने से क्या होगा भाई, दोष प्रकोपम, कि ये दोषों को प्रकोपित करते हैं। तो सीधा सीधा इसको टिक कर लेना भाई, है ना। रसों के बारे में बता दिया, रसों की बता दिया भाई किस प्रकार से अगर ये सम्यक प्रयोग करेंगे तो क्या फायदा होगा, अगर आप इसमें क्या मिथ्या प्रयोग करेंगे तो क्या फायदा होगा, इसको टिक करना, है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या दे रखा है भाई, दोषा पुनःत्रय वात पित्त श्लेषपाणम, की दोष भी कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं, वात पित्त कफ, इसको भी ठीक करना। ते प्रकृति भूता शरीर उपकारम भवती, कि अगर ये सामान्य रूप से अगर त्रिदोष सामान्य होते हैं तो शरीर को क्या करते हैं, उपकार करते हैं। तो उपकार करने से पीछे क्या, कि शरीर का वर्धन करते हैं। उसके बाद देखो विकृति च अपन्नम खलु नाना विधे विकारम, अगर ये तीनों त्रिदोष अगर विकार स्वरूप होंगे तो सम्यक प्रकार से नहीं होंगे तो क्या करेंगे भाई, कि रोग
उत्पन्न करेंगे, विकार उत्पन्न करेंगे, है ना। और शरीर को क्या करेंगे भाई, उपताप करेंगे, मतलब शरीर को दुखी करेंगे। इसको टिक कर लेना, है ना। जैसे इसके विमर्श में भी दे रखा है भाई, विमर्श वाली लाइन को टिक करना, रोगस्तु दोष वैषम्यम, की रोग क्या है, दोषों की विषम अवस्था, और दोष साम्यम आरोग्यता च, इसको टिक करना भाई, है ना। विमर्श की जो लाइन दे रखी है इसको टिक कर लेना। उसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे, यहाँ पर देखो रसों का वही क्रम बता रखा है कि कौन सा रस किसका समन करता है, तो ये वैसे भी आप लोगों को आता है, लेकिन इसको फिर एक बार करो। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, तत्रम दोष एक त्रय त्रयो रसा जनयति, की तीनों जो रस है वो किसका किसका प्रयोग करते हैं भी, क्या क्या करते हैं, है ना। तो त्रय त्रय उपशम्यति, कि किन को बढ़ाते हैं और किन का समन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, तदिता कटु तिक्तम कषाय वातम जनयति, टिक करना कि कटु तिक्त कषाय वात का जनन करते हैं भी, है ना। उसके बाद देखो मधुर अम्ल लवण, है ना, मधुर अम्ल लवणम तेन समयति, की किसका समन करते हैं भाई, ये वात का उत्पन्न करने वाले हैं कटु तिक्त कषाय, और मधुर अम्ल लवण क्या है भाई, ये वात का शमन करने वाले, टिक कर लेना इसको। इसके अलावा देखो कटु अम्ल लवणम पित्त जनयति, की जो कटु अम्ल लवण है वो किसका करते हैं भाई, वो पित्त का जनन करते हैं, टिक करना इसको। मधुरम तिक्त कषाय च, है ना, कि मधुर तिक्त कषाय क्या करते हैं भाई, ये पित्त का शमन करेंगे, है ना। इसको टिक करना। मधुर अम्लम लवणम श्लेष्माणम जनयति, कि जो मधुर अम्ल लवण है वो श्लेष्मा को उत्पन्न करते हैं, टिक करना इसको। कटु तिक्तम कषाय च, कटु तिक्त कषाय क्या करते हैं, क्योंकि वात और जो कफ है वो तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है भाई, तो दोनों को इसको कर लेना, है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, रस दोष सन्निपातम तु ये रसा समान गुण भूयिष्टम च वा भवंती तभिवर्धति, क्योंकि यहाँ पर देखो आप लोगों ने एक नियम पढ़ा होगा, सर्वदा सर्वभावनाम सामान्य वृद्धि कारणम, पहले चैप्टर में दे रखा था, सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती। तो जैसा गुणों के आप सेवन करोगे तो शरीर में उसी प्रकार के गुणों की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर भी ये कह रहा है, समान गुणम भूयिष्टम वा भवंती ते अभिवर्धयति, इसको टिक करना। विपरीत गुणम भूयिष्टम च, अगर आप विपरीत गुणों का सेवन करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, बाकी वालों का समन होगा, है ना। तो सामान्य से सामान्य की वृद्धि होगी, और है ना, विपरीत से क्या होगा भाई, उनका समन होगा, क्योंकि चिकित्सा अपने को तो यही करनी है, जो घट गया है उसको बढ़ाना है ना, और जो बढ़ गया है उसको घटाना भी, तो चिकित्सा यही है, ठीक है, इसको करना। उसके बाद देखो लास्ट लाइन में क्या कह रहा है, त्रित्वम च दोषाणाम, कि दोष कितने होते हैं भाई, बता दी इसमें, है ना। षट दृश्यते रसानाम च परस्परि सृष्टानाम त्रित्वे च दोषाणाम, कि कितने होते हैं भाई, ये दोषों की जो संख्या है वो 3 ही है भाई, है ना। अगर अपन ये दोषों की बात करें तो अगर इनमें संख्या ही पूछे कि टोटल जैसे सारे इसमें शारीरिक दोष और मानसिक दोष, तो शारीरिक दोष और मानसिक दोषों की संख्या कितनी है, शारीरिक 3 और मानसिक 2। ससर्गो विकल्पो विस्तारो एशाम अपरिसंख्या भवन्ति, कि इनके ससर्ग, इनको आप मिलाओगे तो इसके आधार पर देखो इनकी संख्या क्या बता दी भाई, विकल्प भेदा अपरिसंख्या, इनकी संख्या देखो अनेक भी बता रखी है, कि रस और दोषों की अगर बात करेंगे, अगर आप इनमें मिक्स करोगे तो क्या बता दिया, इनकी संख्या भी असंख्य बता रखी है। रसों की अगर संयोग की बात करें तो कितनी होती है भाई बताओ, 57, संयोग से 57, और रसों के अनुसार द्रव्यों के भेद, रसों के अनुसार द्रव्य के भेद कितने हैं भाई, अरे 63 है ना, रसों के तो डायरेक्ट बोलते ही, केवल दोषों का ही याद रखना। मैं चरक की बात करूं तो, है ना, ये भी रखा है देखो इसका। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 दे रखा है ना, 9 के जस्ट ऊपर देखो, रसों का सत्सर्ग बता दिया भाई 63, दोषों का कितना वाग्भट वाला बता रखा है ना, देखो 63 बोला भी, है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ही बोला है देखो, प्रकृति सम संवेद क्या होता है, विकृति विषम संवेद क्या होता है भाई। तो इसमें देखो तत्र खल्वे एक अनेक रसेशु, एक रसेशु कह रहा है भाई, खल्वे जो निश्चित रूप से क्या करे भाई, एक रसेशु द्रव्येशु अनेका दोषात्मक च विकारेशु, है ना, कि इसमें जो अनेक रस वाले हैं, अनेक रस वाले द्रव्य अनेक दोषों को उत्पन्न करते हैं भाई, सैदा सैदा कह रहा भी, है ना। जैसे अनेक रस वाले हैं लेकिन वो अलग अलग दोषों को उत्पन्न करेंगे, तो यहाँ पर भी देखो क्या बता दिया कि रस और दोषों का जो गुण, दोषों का जो है, जैसे अपन बात करें कि जो मधुर रस है वो क्या करता है भाई, कफ को बढ़ाता है ना, या फिर जैसे कषाय रस होता है वो क्या करता है भाई, वो वात को बढ़ाता है। तो यहाँ पर यही है कि, है ना, जो रस बता रखा है तो रसों के अकॉर्डिंग जो जिसका नियम का पालन करे, कि जो मधुर रस है वो हमेशा कफ को ही बढ़ाएगा, ये नहीं है कि अब ऐसा कोई विशेष हो, है ना।
कि और भी उसको भी बढ़ाएगा। लेकिन जैसे कि अपन जो आनुप मास की बात करें तो वो कफ को भी बढ़ाता है, लेकिन उसके साथ साथ कि उष्ण होने के कारण पित्त का भी वर्धन करता है भी, है ना। लेकिन अपन ने देखा कि मधुर रस को तो अपन किसके लिए समन करते हैं भी, तो आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो जो विचित्र प्रत्यारोप दिखाते हैं उनका अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है भी, है ना। दशमूल का बता दिया कि दशमूल के विशेष रूप से कौन से द्रव्य है भी, कि तिक्त रस है, तिक्त और कषाय रस होते हैं। तिक्त और कषाय रस को विशेष रूप से कैसा होना चाहिए भी, कि इनको पित्त सामक होता है। लेकिन ये उष्ण होते हैं, और उष्ण होने से, या फिर अपन बात करें कि तिक्त और कषाय को वातवर्धक होना चाहिए, तो वातवर्धक तो इस वजह से फिर दशमूल को कैसा होना चाहिए, वातवर्धक होना चाहिए। लेकिन दशमूल का अपन प्रयोग किसके लिए करते हैं, वाशामक के लिए करते हैं ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी। च विकारेषु रस दोष प्रभावे अनेकम अभिक्षे ततो द्रव्य विकारम प्रभावम च व्यवस्थित। यहाँ ऐसा बता रखा है कि मतलब कि कौन सा रस कौन सा दोष किसको बढ़ाएगा, तो आगे भी उत्तरोत्तर उसी नियम का पालन करें। उसी को बोलेंगे अपन क्या, प्रकृति समसंवेद। ठीक है भाई। जैसे मैंने एग्जाम्पल की बात की ना भी, कि आप क्या करोगे, किसी व्यक्ति को आप दुग्ध का प्रयोग करा रहे हो, दुग्ध के साथ आप उसमें घृत भी डाल रहे हो, या फिर आप उसमें देखो चीनी भी डाल रहे हो, तो इनका जो ग्रुप बनेगा प्रकृति समसंवेद का मतलब कि ये सारे मधुर, अलग अलग जो तीनों रस हैं उनके सारे मधुर रस ही भी, और इनसे जो कंपाउंड बनेगा वो भी क्या है, मधुर रस वाला ही बनेगा। ये जरूर है कि उसकी थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी भाई, है ना, गुणों में वृद्धि होगी। लेकिन ये नहीं है कि उसके के जो मधुर रस है वो मधुर रस नहीं होकर के कोई कटु रस बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कि जो नियम का पालन करें कि ये द्रव, है ना, ये रस इसी दोष को बढ़ाएगा। ठीक है भाई। तो ये सिंपल नियम है। यही फिर अपन आगे चले तो इसमें देखो क्या बता दिया भाई, है ना, जो क्वेश्चन नंबर 10 पे, न तेकम खलु सर्वत्रम न ही विकृति विषम संवेदानाम नानात्मकम परस्परम च उपहते। अब यहाँ पे देखो 2-3 नियम बता रखे हैं कि जो विकृति विषम संवेद होता है ना, तो उसके पीछे 3 रीजन है। तो 3 रीजन कौन कौन से, इसके विमर्श में चलो, है ना, कि ये क्या करते हैं भी, कि विकृति विषम संवेद में होने के पीछे क्या 3 कारण बता रखे। कौन कौन सा, एक तो नानात्मकान, नीचे नीचे दे रखा है देखो, पेज नंबर 675 पे, 674 पे नीचे नीचे देखो कि विकृति विषम हो, है ना, विकृति विषम संवेद होने में 3 कारण है। एक तो बता दिया नानात्मकान। नानात्मक का मतलब देखो रस और दोष के इनके हेतु अलग अलग, इनकी उत्पत्ति अलग अलग से हुई है भाई, पहला तो ये बता दिया। दूसरा देखो परस्परेच उपहता नाम, क्योंकि ये दोनों एक क्या करेंगे भी, कभी भी एक म्यान में 2 तलवारें रह सकती है क्या, दोनों अलग अलग प्रकृति वाले हैं, अलग अलग गुणों वाले हैं, तो वो क्या करेंगे भैया, अपने को नष्ट कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करेंगे। तो विकृति विषम संवेद होने के पीछे कौन कौन से कारण है, कि 3 कारण है। कौन कौन सा, एक तो बता दिया नानात्मकान, दूसरा बता रखा है परस्परम च उपहतानाम, इसको टिक करना, और लास्ट में देखो 3rd नंबर बता रखा है अनिश्च विकल्पने विकल्पनानाम च, कि एक ही द्रव्य के अलग अलग विकल्प ना होना। जैसे अपन पंचभीत कषाय कल्पना की बात करते हैं, किसी का आप चूर्ण प्रयोग करा रहे हो, किसी का क्वाथ प्रयोग करा रहे हो, किसी का आप हिम प्रयोग करा रहे हो, किसी का फांट प्रयोग करा रहे हो भी, किसी का कल्क प्रयोग करा रहे हो। लेकिन इसमें ये कि आप जिस द्रव्य को जैसे प्रयोग कराओगे तो उसमें गुणों में विचित्रता दिखाते हैं, है ना। जैसे किसी की अगर आप काढ़े पिलाते हो तो उसकी पोटेंशियल अलग है ना, हिम बनाते हो तो उसकी पोटेंशियल अलग है। तो विकृति विषम संवेद होने के पीछे कारण कौन कौन से, कि 3 कारण है। इन तीनों कारणों को जरूर याद रखना भाई। विकृति विषम संवेद होने के रस, कि रसों का क्या प्रभाव, 1 नंबर करना। दूसरा द्रव प्रभाव, द्रव का क्या क्या प्रभाव है। फिर 3rd नंबर करना दोषा प्रभाव, की दोषों का किस प्रकार से क्या प्रभाव है भी। और 4 नंबर विकार प्रभाव, की विकारों का किस प्रकार से। तो यहाँ पर चारों की, क्योंकि अपन ने इसी चैप्टर में 4 ही चीजें पढ़ेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला भाई, द्रव प्रभाव, कि द्रव का कैसा कैसा। तो यहाँ पर द्रव्य की बात करें तो यहाँ पर 3 ये द्रव्य बता रखे, कौन कौन सा, तेल सर्पी मधु, है ना। और तेल सर्पी मधु क्या क्या प्रयोग करते हैं भाई, कौन कौन से दोष को शमन करते हैं, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तत्रेत रस प्रभाव उपदिष्टो भवंती, कि यहाँ पर रसों का प्रभाव का उपदेश बोला है भाई। तो क्या बोला भाई, द्रव प्रभाव च उपदेश्याम, कि द्रव्य का प्रभाव का उपदेश दे रखा है, इसको टिक करना। तेल सर्पी मधुनी, कि तेल सर्पी और मधु, देखो तेल किसका समन करता है भाई, वात का समन करता है। तो इसको ये क्रम से ही दे रखे, तेल सर्पी मधुनी, तो तेल वात का, उसके बाद देखो सर्पी, सर्पी किसका, पित्त का, है ना। और श्लेष में देखो, श्लेष में किसका बता दिया भाई, कि जो मधु है वो कफ का, है ना। तो इसको याद रखना है भाई, श्लेष में प्रशमनम च द्रव्याणि भवंती। तो दोषों के आधार पर बता दिया, तेल वात का, सर्पी घृत इसका, सर्पी पित्त का, है ना, जो घृत है भाई।
उसके बाद देखो किसका, कि जो मधु है वो किसका करेगा भाई, कि वो कफ का शमन करेगा भाई, इसको याद रखना। अब इसमें देखो इनके गुण बता रखे हैं कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, इसके गुणों को कम करते हैं भाई, और गुणों को कम करने के द्वारा ही ये एक दूसरे का समन करते हैं। ठीक है भाई। तो घृत में कौन कौन से गुण होते हैं जो विशेष रूप से क्या करेंगे भाई, कि पित्त के इन गुणों का शमन करता है। या तेल में ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं जो वात के इन गुणों को नष्ट करता है भाई, है ना। तो सबसे पहले इसी पे करना अपने को, ये क्वेश्चन नंबर टिक कर लेना भाई 13 वाला, तेला सर्पी मधुनी। और क्रम से भी याद रखना कि तेल किसको समन करता है ना, सर्पी किसका समन करता है, मधु किसका समन करता है भाई, है ना। आगे चलो देखो, तेल प्रभावत बता रखा है भाई, तत्र तेला स्नेहाद। अब इसको ऐसे याद रखना भाई कि तेल में कौन कौन से गुण होते हैं भाई, तो इसको ऐसे ही करना GUS, है ना, GUS गैस कर देना भाई, GUS की G से हो जाएगा गुरु, है ना, U से हो जाएगा उष्ण, और S से हो जाएगा स्निग्ध। कि तेल में निम्न गुण होते हैं, और निम्न गुण होंगे तो ये क्या करते हैं, ये गुण अपने विपरीत गुण वाले को क्या करेंगे, नष्ट करेंगे भाई। तो गुरु किसको नष्ट करेगा भाई, लघु को, तो इसको याद रखना। उष्ण देखो किसको, कि उष्ण शीत को नष्ट करेगा भाई। उसके बाद देखो स्निग्ध किसको, यहाँ पे खर का बता दिया, तो ये अपने को याद रखना भी, है ना। तो इसमें टिक करना अपने को, तत्र तेल स्नेहाद उष्णम गौरवम च उत्पन्नम च वाताद जनियति। कि जो तेल होता है ना उसमें ये गुण होते हैं, तो कौन कौन से गुण होते हैं भाई, गैस वाला गुण होता है भाई, GAS या घुस, कैसे भी करना भाई। तो इसके ये गुण होने के कारण, गुरु उष्ण और स्निग्ध गुण होने के कारण ये वात का शमन करता है भाई। उसी के आधार पर देखो, इसी कोटेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए, सततम च अभ्यसमानम, कि अगर आप इनका सतत अभ्यास करते हो तो वातो ही रोक्षा, वात के कौन से गुणों का नष्ट करते भी, रोक्षदा। देखो रोक्ष किसका, स्निग्ध का जस्ट अपोजिट, है ना। उसके बाद देखो लघुवो च उपन्नम, और क्या बोला अभी, ये जो शीत बता रखा है तो शीत का जस्ट अपोजिट क्या, उष्ण बता दिया। लघु गुरु का जस्ट अपोजिट लघु, तो इनके गुणों का, क्योंकि क्या करता है भाई, गुणों को, विपरीत गुणों को नष्ट करते हैं, तो इनको अपने को करना भी। विरुद्धम गुणे सन्निपातम च भूयसा अल्प जीवेत, और तस्माद वातम जनयति सततम च अभ्यासमानम। कि जो वात का कंटिन्यू रूप से क्या करेगा भाई, समन करेगा, है ना। तो यहाँ पे याद रखना, तस्माद तेलम च वातम जयति, जो तेल है वो वात का समन करता है भाई, है ना। सततम अभ्यासम की आप अगर कंटिन्यू अभ्यास करते हो तो, ठीक है भाई। तो तेल में कौन से गुण होते हैं भाई, GUS, है ना। तेल को घुसा दो, तो तेल क्या है भाई, कि इसमें गुरु उष्ण और स्निग्ध गुण होते हैं, और गुरु स्निग्ध इनका जस्ट अपोजिट याद रखना। उसके बाद देखो कि घृत किस प्रकार से काम करता है, तो घृत क्या करता है भाई, MMS बनाता है। MMS का मतलब क्या, कि M का हो जाएगा मधुर, है ना। फिर उसके अलावा दूसरे M से क्या हो जाएगा भाई, मंद, और S से हो जाएगा शीतल। कि घृत में कौन कौन से गुण हैं, MMS के गुण होने के कारण ये पित्त के कौन कौन से गुणों का शमन करेगा। तो मधुर देखो, मधुर का जस्ट अपोजिट कौन सा हो जाएगा भाई, हाँ मधुर, जो कटु बता रखा है ना, तो जो मधुर है वो कटु गुण का नष्ट करेगा। उसके बाद देखो कि शीतल, तो शीतल किसका, कि उष्ण गुण का, है ना। और उसके बाद देखो मंद, तो मंद किसका, कि तीक्ष्ण गुण का। तो जो MMS है इनके जस्ट अपोजिट गुणों का नष्ट करने के कारण क्या करते हैं, पित्त का शमन करते हैं। और ये गुण किस में पाए जाते हैं, कि घृत में, है ना भाई, इसको याद रखना। उसके बाद देखो कोटेशन नंबर आगे चलो, मधु वाले पे क्या कह रहा है भाई, है ना। तो इसको ऋतिक कर लेना, RTK, है ना। R से क्या हो जाएगा भाई, रुक्ष, और T से क्या हो जाएगा भाई, बताओ। जैसे इसमें गुण बता रखे ना, मधु तू श्लेष्माणम जनयति, कि जो मधु क्या करता है भाई, कि श्लेष्मा को जीतता है। और कैसे जीतता है, रोक्षाद तीक्ष्णाद कषायम च श्लेष्मा ही स्निग्धो मंदो गुरु। क्योंकि श्लेष्मा में कौन कौन से गुण होते हैं भाई, है ना, कि स्निग्ध मंद और मधुर ये गुण होते हैं। और जबकि मधु में कौन कौन से गुण होते हैं भाई, कि रुक्ष होता है, तीक्ष्ण होता है, और कैसे कषाय। ये गुण होने के कारण ये क्या करते हैं भाई, कि कफ का, है ना, शमन करते हैं। तो ये विचित्र, इनके दोनों के गुण याद रखना, तेल के GUS, घृत का MMS, और इसका कफ का, मधु का क्या, RTK या ऋतिक कर लेना भाई, ठीक है। याद रह जाएगा भाई, क्योंकि ये गुणों के आधार पे गुणों को ही पूछते हैं कि कौन से गुण को
नष्ट करता है भाई, विपरीत गुण में, है ना। इसके बाद देखो कोटेशन नंबर 14 पे चलो, यच्च नपि च किंचित द्रव्यम च वात पित्त कफे गुणों विपरीतम, है ना, कि आप अगर किसी भी द्रव्य को, किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए भी, प्रकृति के विपरीत द्रव्यों का सेवन करना चाहिए भी, है ना। अगर उसकी पैतिक प्रकृति तो उसको पित्त शामक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, अगर उसकी वातिक प्रकृति तो क्या भी तेल इनका प्रयोग करना चाहिए, अगर कफ प्रकृति तो उनको क्या है ना, विपरीत प्रकृति के आधार पर द्रव्य का सेवन करना चाहिए। तो ये अपने को याद रखना है। उसके आधार पर देखो क्या बता दिया कोटेशन नंबर इसी पे 15 पे, अतः खलु त्रीणी द्रव्याणि च नात्य प्रज्युतम हन्यतम पिपली क्षारम लवणम, कि व्यक्ति को 3 द्रव्यों का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, किन कौन से, कि पिपली क्षार लवण का, है ना। तो इनका टिक करना भी कोटेशन नंबर 15 पे। उसके बाद देखो कोटेशन नंबर 16 पे क्या बोल रहा है, अब पिपली की बात कर रहा है, तो पिपली के लिए गुण कौन कौन से गुण अपने को इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करना। देखो पिपलियो ही कटुका सत्यो मधुरम विपाके, कि पिपली कटु होती हुई है लेकिन इसका विपाक क्या होता है भाई, मधुर और गुरु होता है, तो इसको करना, है ना। नात्यर्थम स्निग्धो उष्णम च, और ये स्निग्ध भी नहीं होती, स्निग्ध और उष्ण भी नहीं होती, तो क्या पिपली क्या होती है भाई, है ना, क्या होती है भाई, इसमें सत्यो मधुरम विपाक है, किसका विपाक कैसा होता है, मधुर होता है, नात्यर्थम स्निग्धम उष्णम। और ये क्या करती है भाई, सेकेंड लाइन पे देखो, सद्य शुभ अशुभ, है ना, सद्य शुभ कह रहा भाई कि सद्य तुरंत ही किया क्या करेगी भाई, सद्य शुभ अशुभ कारणियों भवंती, इस लाइन को टिक करना भाई, कई बार पूछी हुई है भी, सद्य शुभ अशुभ कारणी, कि किसके लिए बोला भाई, किसके लिए, पिपली के लिए, ध्यान रखना इसको। उसके बाद देखो आपाद भद्रा, क्योंकि पिपली को अपन क्या समझ सकते हैं, लेडीज टर्म है ना, पिपली क्या है भाई, लेडीज जैसा शब्द है, तो आपाद भद्रा, तो फिर आपाद भद्र कौन, तो आपाद भद्र कौन आ गए भाई, लवण जी आ गए। तो कई बार ये भी पूछा जाता है आपाद भद्रा किसका नाम है, आपाद भद्र किसका नाम है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे आगे चल करके आपाद भद्र किसका दे रखा है ना। इसमें लवण वाले में कोटेशन नंबर 18 में देखो सेकंड लाइन में बोला है, देखो आपात भद्र, तो आपात भद्र लवण और आपात भद्रा पिपली का, है ना। और ये लाइन याद रखना, शब्दा शुभ अशुभ कारणियों भवंती आपात भद्रा प्रयोगम संयेद, है ना। तो देखो क्या बोला भाई, प्रयोगम संयेद च वातम, दोष संचय अनुबंधी, कि दोषों को क्या करेगी, संचय करेगी, दोषों को कलेक्ट करेगी, इसको ठीक करना, दोष संचय अनुबंधम। और इसके आधार पर देखो थर्ड लाइन में क्या कह रहा है, सततम च उपज्यमानम च गुरु क्लेदम च श्लेषमाणम उत्क्लेशम, कि गुरु और क्लेद को उत्पन्न करने वाली बता दी भाई, कब का उत्क्लेश करती, कब को बढ़ाती है ना। उष्णाद पित्तम, की उष्णता के द्वारा पित्त को भी बढ़ाती है भी, श्लेष्मा का इनका समन कर दिया, न च वात प्रशमनाय, और वात का समन नहीं करती भी। ये देखो ये लाइन को जरूर कर लेना, योग वाहिंती तू खलु भवंती, की ये क्या होती है भाई, जो पिपली होती है वो योग वाही होती है। तो पिपली के लिए क्या क्या अपने को ध्यान रखना है ना, क्षार की बात कर रहा है, तो क्षार क्या होता है भाई, इसको टिक करना, क्षारम च पुनः उष्णम तीक्ष्णम च लाघवम च उपन्नम, इसको टिक करना कि क्षार कैसा होता है, पुनः उष्ण और तीक्ष्ण होता है, लघु भी होता है। क्लेद या तो, और क्या करता है भाई, क्लेद को उत्पन्न करने वाला होता है, क्लेद या तो पश्चात शोषित, कि सबसे पहले क्या करेगा, क्लेद को उत्पन्न करेगा। जैसे आप लोगों ने अगर देखा विशोषित, कि इसका शोषण किस प्रकार होता है भी। उसके बाद देखो ये गुण भी बता के सपचन दहन भेदन च अत्यर्थम उपयुज्यते, कि ये पाचन भी करता है, दहन भी करता है, भेदन भी करता है, ठीक करना। सु अति प्रज्यमानम, कि अगर ज़्यादा मात्रा में आप इसका प्रयोग करोगे तो केशा अक्षी हृदय पुंसोत घात कर सपद्यते, कि इसमें केश भी जाएंगे, है ना, नेत्र भी कमजोर हो जाएंगे, हृदय के लिए बता दिया, और पुंसत्व का भी नाशक बता दिया, तो इसको भी टिक करना। ये जन्म, है ना, ये अयम जना ग्राम नगर निगम जनपदा सततम उपज्यमानम, कि जो नगर निवासी है, जनपद के जो निवासी, इनका अगर ज़्यादा सेवन करते हो, कंटिन्यू सेवन करते हो, तो क्या बता दिया, इस लाइन को भी टिक करना। ते आंधे शांडे, की अंधता हो सकता है भी, नपुंसकता भी हो सकती है, खालित्य पालित्य ची, की खल्लाट भी हो सकती है, बाल सफ़ेद भी हो सकते हैं, हृदय अपकर्षती च, और हृदय में अपकर्षण के, हृदय में पीड़ा भी उत्पन्न कर सकते हैं भी, ठीक है। और ये देखो कि किधर के व्यक्ति इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं भी, प्राची निवासी च तस्माद सारम च नात्यर्थ प्रजीतम, प्राची निवासी देखो आसामी और बंगाली, है ना। सुपर्णा प्रयोग, कि क्या बोला है भाई, विसर्जन करना एक अन्न द्रव्य रुचिकरम, कि अन्न द्रव्य अगर भोजन में नमक की कमी हो तो फिर भोजन मजा नहीं आएगा भाई, तो इसको भी टिक करना। आपाद भद्र, आपाद भद्रा उसको बोला है, आपाद भद्र इसको बता दिया। इसके बाद देखो दोष संचयानुबंध, कि ये दोषों का क्या करेगा, संचय करेगा, देखो उसके लिए भी बोला था और इसके लिए भी बोला है, तो इसको भी याद रखना, है ना। इसके अलावा देखो और क्या बोला है भाई, तत्रो उपचनम में पाद, इसमें पाचनम क्लेदनम विसृंचनम च नात्यर्थम उपज्यमानम, कि अगर इसका आप ज़्यादा प्रयोग करोगे तो क्या क्या करेगा भी, है ना।
थर्ड लाइन में टिक करना अपने तो काम से। तदर्थ्यम च उपज्यमानम, कि अगर आप इसका ज़्यादा प्रयोग करोगे तो ग्लानि शैथिल्य दौर्बल्यम च निवृत्तिकरणम शरीर भवति, कि शरीर में क्या क्या इसकी इसकी उत्पत्ति होगी भी, ग्लानि की उत्पत्ति होगी, शिथिलता आएगी भी, दुर्बलता होगी, इसको भी टिक करना है ना। और ये अयम ग्राम नगर निगम जनपदा सततम उपतिष्ठमानम, यहाँ पे भी देखो उसके जैसे सार जैसे ही बता रखा है कि ऐसे कौन कौन से इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और जो प्रयोग करते तो उनमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इसको टिक करना। सततम त उपयुज्यते ते भूयिष्ठम च क्लांश्रम शिथिल मास शोणितम, कि मास को क्या करता है भाई, इसको टिक करना है ना। शिथिल मास शोणितम, मास को शिथिल करता है भाई। अपरिक्लेश सह भवती, और क्या बता रखा है अभी कि क्लेश को सहने में असमर्थ होगा भाई, अपरिक्लेश, एक टिक करना। ये किसके सेवन का फल बता रखा है अभी, है ना। और कौन से व्यक्ति इसका सेवन करते हैं भी, बाहिल्यक सौराष्ट्र सेंधव स्ववीरकम से पैसा सा लवणम, कि जो इधर गुजराती है भी, है ना, सौराष्ट्र देश है, क्योंकि सौराष्ट्र इसी को बोला जाता है भी, तो ये क्या करते हैं भी कि दूध के साथ लवण का सेवन करते हैं, है ना। तो क्षार का सेवन कौन, आसामी बंगाली, और इधर लवण का प्रयोग कौन, है ना, कि लवण का प्रयोग सेवन को कौन करेंगे भी, बाहिल्यक देश के या फिर सौराष्ट्र के सेवन करेंगे भी। उसके बाद देखो लास्ट ही लास्ट पे टिक करना इसको, ते अतय लवणम साथ में पुरुषो तेषाम अपि खालित्य पालित्य च वलीय करम भवती। देखो खालित्य पालित्य तो उसमें भी बता रखा था, लेकिन वली की झुर्रियाँ भी इतनी, जो ज़्यादा नमक खाता है तो उसके शरीर पर देखो मुख पर ज़्यादा झुर्रियाँ आती भी, है ना। तो इसको टिक कर लेना, काम काम का जो चीज़ें हैं, है ना। तस्मात् तेषां तत्साम्यात् क्रमेणागमनं श्रेयं सातम्यम भी क्रमेणा निवृत्तम मानम तो दोषा च भवति, कि आपको क्या करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को जब भी आप किसी भी चीज़ का सेवन करें तो क्रम से ही करना चाहिए, क्रम से ही दोषों को छोड़ना चाहिए, क्रम से ही गुणों की वृद्धि करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रखी है कोटेशन नंबर 19 में, है ना। तो इसको अपने को टिक करना है अभी।